जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, बिहार बीएड, जैसे कि मैं बताया था अरिहंत पब्लिकेशन का कि 3000 जो है एमसीक्यू के बारे में आपको बताया था, बस वही ये सेशन है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे एक बार से जरूर देख के जाइएगा। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों एंट्रेंस का, तो इसे एक बार जरूर से जरूर देख के जाइए आप, क्योंकि मैं पहले बता दूं आपको, ये जो पाठ्यक्रम जो है टॉपिक वाइज, ये तो मैंने कभी नहीं कराया। ठीक है, ये जो 6 साल पेपर है आपके प्रीवियस ईयर का, ये मैंने रुकमणी पब्लिकेशन करा दिया। कोई भी पब्लिकेशन का हो, प्रीवियस ईयर ये होता है, सब में एक ही रहेगा। तो ये मैंने करा दिया, इसका मैराथन क्लासेस भी करा दिया। यदि आप नहीं देखे हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 जो प्रैक्टिस सेट है इसका मैंने ये भी करा दिया है। ठीक है ना। और ये जो अब चल रही है प्रैक्टिस के लिए 3000 प्लस एमसीक्यू, तो ये आज की पहली सेक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यह करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। किसका करेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड का करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं बिहार बीएड के लिए। तो देखिए, इसका पहले सेक्शन आपको बता देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने पूछेंगे। देखिए, टोटल जो है आपको 6 टॉपिक इसमें पूछे जाएगी। ठीक है, ये 6 टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन बनेंगे ये तो हमें अंदाजा नहीं है, हम लोग आगे करेंगे तो पता चलेगा कितना है। किसमें 100 है, किसमें 60 है, किसमें 40 है, किसमें 60 है, किसमें 120 है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है, विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंधन, छात्र संबंधी मुद्दे, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन है, जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी। फिर है लास्ट, भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक अधिगम, वातावरण के आवश्यक तत्व। तो ये टोटल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन को बहुत से ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगी हिंदी, या फिर जैसे आप लोग कमेंट के अनुसार वो फिर इसके नेक्स्ट वाली सेशन कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो देखिए, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसमें जो आज का जो सेक्शन है वो शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3000 एमसीक्यू में, इसमें कितना क्वेश्चन बना हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए आंसर आप बताते चलिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संसाधन। आंसर बी बनेगा, उसे संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कि सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, इसको माना जाता है सबसे बड़ा संसाधन? सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य के ज्ञान को मानते हैं। आंसर सी बनेगा। अगला है, विद्यालय में उपलब्ध भौतिकी संसाधनों में कौन शामिल नहीं है? कौन नहीं है शामिल? शिक्षक नहीं है शामिल। आंसर डी बनेगा, शिक्षक। नेक्स्ट देखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन है? कौन है मानवीय संसाधन? आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका सी बनेगा, कर्मचारी। करेक्ट आंसर सी, कर्मचारी है। भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना और नियंत्रण करना प्रबंध होता है। उक्त कथन जो है किस विद्वान का है? किनका है यह? तो यह है हेनरी फियोल के। आंसर ए बनेगा, हेनरी फियोल। इसे मार्कअप कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, हेनरी फियोल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? आंसर बनेगा लिपिक वर्ग। आंसर डी बनेगा, लिपिक वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय में मानवीय तथा भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं, निम्नलिखित में से क्या भौतिक तत्वों में सम्मिलित है? बताइए, क्या तत्व सम्मिलित है? तो आंसर बनेगा आपका पुस्तकालय और छात्रावास। आंसर आपका राइट आंसर डी बनेगा, ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोल क्या रहा है कि विद्यालय परिसर से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है विद्यालय परिसर से, बताइएगा। तो इसका मतलब है इनमें से तो कोई नहीं होगा, मतलब विद्यालय प्रशासन नहीं, विद्यालय
व्यवस्था नहीं और विद्यालय वातावरण नहीं। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय का भवन ऊंची भूमि पर होना चाहिए जिससे कि बरसात की पानी इकट्ठा ना हो। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, विद्यालय भवन में निम्नलिखित में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है, तो कौन सा भाग नहीं किया जाता है, वह है नेशनल हाईवे। आंसर डी बनेगा। नेशनल हाईवे को क्यों किया जाएगा इसमें विद्यालय भवन में, तो आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित यानी कौन सी संस्था जो है हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है, तो ये कौन है, तो आंसर बनेगी विद्यालय। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की जानी चाहिए, कहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए बताइएगा। गांव के निकट बिल्कुल किया जाना चाहिए। कोलाहलपूर्ण वातावरण में, हाँ ये एक हो सकता है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। देखिए, समभूमि क्षेत्र में किया जाना चाहिए। खुले एवं स्वच्छ स्थानों पर बिल्कुल किया जाना चाहिए। यानी आंसर हमारा क्या बनना, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ है, क्या लाभ है, तो पर्यावरण की स्वच्छता बढ़ेगी। आंसर ए बनेगा। अगला है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री कौन सी है, कौन सी है सामग्री, ये सभी हैं, विद्यालय की इमारत, विद्यालय का मैदान और श्यामपट्ट, जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। तो आंसर राइट आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो बगीचे लगाना चाहिए। आंसर बी बनेगा। क्या करना चाहिए, बगीचा लगाना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। अगला देखिए, विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि क्या हो, ताकि कीटाणु और मच्छर न फैले। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए विद्यालय की कक्षा, तो रोशनीदार और हवादार, मतलब वहाँ पे प्रकाश भी पहुँचे और वहाँ पे हवा भी पहुँचे, वैसी होनी चाहिए कक्षा। तो आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो बच्चों की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए। आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कक्षा में ब्लैक बोर्ड फर्श से कितने फीट की ऊंचाई पर, जो ब्लैक बोर्ड फर्श से कितने फीट की ऊंचाई पर बनाना चाहिए, तो आंसर बनेगा बी, 4 फुट की ऊंचाई पर बनना चाहिए। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, कक्षा के कोने का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो यह अध्ययन सामग्री रखने हेतु किया जाता है। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्यामपट्ट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ब्लैक बोर्ड के आसपास में, तो आंसर बनेगा आपका डी, गुलदस्ता नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्यामपट्ट के पास मानचित्र क्यों रखी जाती है, क्यों रखा जाता है बताइए, क्योंकि मानचित्र का अध्ययन करवाने हेतु रखी जाती है। आंसर डी बनेगा। श्यामपट्ट के पास मौसम का चार्ट रखा जाता है, श्यामपट्ट के पास मौसम का चार्ट रखा जाता है मौसम संबंधी ज्ञान देने हेतु। आंसर सी बनेगा। विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए क्यों होती है, मल मूत्र त्याग करने हेतु। आंसर डी बनेगा। शौचालय विद्यालय परिसर में कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कक्षा से लगे किनारे के स्थान पर होना चाहिए। आंसर डी बनेगा। शौचालय के अभाव में अक्सर छात्र छात्राएं स्कूल में डैश लेते हैं, क्या लेते हैं, स्कूल छोड़ चले जाते हैं। आंसर बी बनेगा, छोड़कर चले जाते हैं। अगला है कि शौचालय के समीप किसकी व्यवस्था जरूरी है, किसकी व्यवस्था जरूरी है, तो वह है जल और कूड़ेदान दोनों की। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से स्कूल में होना चाहिए,
निम्नलिखित में से स्कूल में क्या होनी चाहिए? तो 24 घंटे पानी की उपलब्धता, बिल्कुल सही। पानी और शौचालय के लिए पानी की अलग अलग व्यवस्था, ये भी सही। पानी की समय समय पर जांच और उपयुक्त सभी, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय में मध्याह्न भोजन को किस पानी से पकाया जाना चाहिए? कौन से पानी से पकाया जाना चाहिए? तो पीने के पानी से पकाया जाना चाहिए, आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्यार्थी के लिए गर्मी के दिनों में किस तरह की पानी की व्यवस्था करनी चाहिए? ऐसी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ठंडा पानी का, आंसर बी बनेगा। पानी को रखने वाली टंकी की सफाई आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो उसके सप्ताह में एक बार आवश्यक है पानी की टंकी की सफाई की, आंसर सी बनेगा। स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो साफ सफाई रहे इसलिए आवश्यक है, आंसर सी बनेगा। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के द्वारा नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवाएं किसके द्वारा न्याय संगत ठहराई गई है? इसके द्वारा ठहराई गई है, तो पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों के द्वारा, आंसर डी होगा आपका। देखिए पुस्तकालय से तात्पर्य क्या है बताइएगा, तो पुस्तकालय से तात्पर्य क्या है? विद्यालय में छात्रों के अध्ययन के लिए एकत्र की गई विभिन्न विषयों की पुस्तक को संगठित करने का स्थान है, बात तो सही है। छात्रों के अध्ययन के लिए प्राचीन और नवीन संस्कृतियों से संबंधित ग्रंथों का उपलब्ध कराना है, ये भी सही है। अध्ययन के लिए उपयोगी वातावरण, ये भी सही, यानी आंसर हमारा डी बनेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय हृदय का आत्मा किसे कहा जाता है? विद्यालय का हृदय तथा आत्मा किसे कहते हैं? तो बताइए किसे कहेंगे? वो कहेंगे पुस्तकालय को, आंसर डी बनेगा, पुस्तकालय। एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं करते हैं? तो वो कौन सी सामग्री है बताइएगा? तो श्रव्य दृष्टि सामग्री, आंसर ए बनेगा। नहीं तो वहां पे मानचित्र मिलेगा, शुद्ध प्रतिवेदन मिलेगा, पत्रिकाएं भी मिलेगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है? क्या होती है? तो वो होती है संदर्भ सेवाएं, आंसर सी बनेगा, संदर्भ सेवाएं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? संदर्भ सेवा के द्वारा किया जाता है, आंसर सी बनेगा, संदर्भ सेवा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि पुस्तकालय के लिए नवागंतुक कौन है? नवागंतुक कौन है पुस्तकालय के लिए? कौन है जो पुस्तकालय का प्रथम बार प्रयोग करने आते हैं? वो क्या है? नवायुगत है, तो आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? तो संदर्भ सेवा के द्वारा बढ़ा सकते हैं, आंसर सी बनेगा। विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता का कारण क्या है? तो आवश्यकता का कारण है दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए, आंसर ए बनेगा। मेरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है, मेरी पार्कर फोलेट का क्या सिद्धांत है? तो आंसर बनेगा बी, व्यक्ति के माध्यम से कार्य पूर्ण होना, आंसर बी बनेगा। ये एक साइंटिस्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान क्या है? बताइए क्या है? तो वह है कला एवं विज्ञान, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व बताइए। पुस्तकें, आंसर डी होगा, पुस्तकें। अगला देखिए, पुस्तकालय की मूल भूमिका क्या है? पुस्तकालय की मूल भूमिका बताइए। सूचना को इकट्ठा तथा प्रसारित करना, सूचना को इकट्ठा करना और उसे प्रसारित करना, तो आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है? कौन है? तो आंसर बनेगा डी, ये सभी हैं। बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था, तो आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेल कूद विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है? बताइए क्यों आवश्यक है? तो ये आंसर डी होगा यहाँ पे, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, आंसर डी बनेगा। खेल का मैदान
परिसर की आवश्यक तत्व है? कौन आवश्यक तत्व है? तो वह है विद्यालय। आंसर बी बनेगा, विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन खेल के मैदान की एक विशेषता है? कौन है बताइए? तो घास से भरा हुआ, यह एक इसकी विशेषता है खेल के मैदान का। आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल कह रहा है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालय में किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? प्रयोगशाला का। आंसर सी बनेगा। प्रयोगशालाओं में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समक्ष कैसी होनी चाहिए? छात्रों की समक्ष निर्देशक की होनी चाहिए। आंसर सी बनेगा। प्रयोगशालाओं में बालक किस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करते हैं? तो वह करते हैं अन्वेषण करके। आंसर सी बनेगा, अन्वेषण करके। शिक्षण को व्यवहारिक रूप से देने के लिए डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, खेल के मैदान की, कार्यालय की, जिम्नोजियम की, या फिर प्रयोगशाला की। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, प्रयोगशाला की। छात्रों को विज्ञान की व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए क्या आवश्यक है? तो विज्ञान प्रयोगशाला की। आंसर डी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं में क्या अनिवार्य किया गया है? क्या किया गया है अनिवार्य? वो है कंप्यूटर साक्षरता। आंसर बी बनेगा, कंप्यूटर साक्षरता को अनिवार्य कर दिया गया है। बताइएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। आंसर ए बनेगा, 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की शिक्षा का संबंध है, कंप्यूटर की शिक्षा का संबंध है किससे है? तो आंसर बनेगा आपका हार्डवेयर ज्ञान से और सॉफ्टवेयर ज्ञान से, यानी आंसर सी बनेगा, ए और बी दोनों। शैक्षिक कंप्यूटर का लाभ है, इसका लाभ क्या है बताइए? अंकन करना, सूचनाओं को संचित करना और प्रदत्त का विश्लेषण करना, यानी आंसर राइट आंसर डी बन जाएगा हमारा। अगला देखिए, असेंबली हॉल का आकार निर्भर करता है, किस पे करता है? तो छात्रों की संख्या पर। आंसर बी बनेगा, छात्रों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय कार्यों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए अनिवार्य? तो वो होना चाहिए कार्यालय। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। तो वैसे हम लोग ने पहला टॉपिक खत्म किया, वो पहला टॉपिक का नाम क्या था? विद्यालय में भौतिक संसाधन के प्रबंध। अब जो दूसरी आएगी इससे लगभग आपको 61 मिले। ऐसे 6 सेट हैं, किसी में तो 60 है, किसी में 102, किसी में 110 है ना। तो वैसे वैसे जैसे आप तीसरे पे आइएगा ना, ये तो अभी पहला से ये चल रहा है हम लोग का टॉपिक, जब तीसरे टॉपिक पे आएगा तो उसमें 100 लगभग 110 क्वेश्चन है, समझ रहे? फिर अभी जो दूसरी टॉपिक हम लोग कराने वाले हैं, ये दूसरी टॉपिक नाम है छात्र संबंधी मुद्दे, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आता है। तो देखिए इसका भी क्वेश्चन, इसमें भी लगभग आपको 60-62 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। देखिए, क्या कारण है कि अध्यापक शिक्षा को नवीन रूप देने की आवश्यकता है? क्या कारण है बताइए? तो आंसर बनेगा आपका, अध्यापक शिक्षक के चरित्र को बहुआयामी बनाने के लिए, ठीक है, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, रचनात्मक विचार योजना या अनुबंधन योजना पर बल देना, यानी आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है, यदि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में बदला जाता है तो क्या लाभ मिलेगा इससे? क्या लाभ इससे मिलेगा? तो देखिए इससे क्या क्या लाभ मिलेगा आपको बताते हैं। इससे लाभ मिलेगा कि अध्यापक के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा प्रत्ययी कौशल के विकास में लाभ मिलेगा, यानी आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सफल अध्यापक के क्या क्या गुण हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? एक अच्छी संस्कृति पृष्ठभूमि होनी चाहिए उनकी, अच्छे विषय का पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, और व्यवसाय तथा तकनीकी की अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी आंसर राइट आंसर डी बनेगा। देखिए क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्र विकास के लिए शिक्षकों में
निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? शिक्षा का गुण होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। आंसर का राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, भारत में अध्यापकों के कार्य कौशल का विकास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है बताइए? व्यक्तिगत तथा सामाजिक कौशल से है, व्यवसायिक कौशल से है, प्रत्यक्ष संबंधी कौशल से, यानी आंसर राइट आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी से है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है, तो आइए हम लोग विचार करते हैं। देखिए, अध्यापक अपने शिक्षकों के सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करते हैं, बात तो सही है। शिष्यों के लिए जो है सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करते हैं। वह शिष्य को स्वयं के प्रति में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही। वह उन्हें साधनों का पता लगाने में मार्गदर्शन करते हैं, ये भी सही है। अध्यापक को ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है, नहीं, ये गलत है। अध्यापक के ज्ञान की प्राप्ति में क्या शिष्य मदद करते हैं? नहीं, तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अध्यापकों को किस आधार पर पहचाना जाता है? बताइए किस आधार पे? सामान्य शिक्षा और कौशल विकास, बात तो होना चाहिए ये भी उनके अंदर। विशेष प्रशिक्षण, शैक्षिक क्षमताएं होनी चाहिए उनके में, यानी ए और बी, आंसर बनेगा सी। अध्यापक जो है शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? अध्यापक शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी होती है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, यानी ए और बी दोनों, आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। देखिए क्या है, एक मानदंड निर्माता के रूप में अध्यापक को छात्रों के सामने उदाहरण पेश करने होते हैं। दूसरा क्या है, उसे कुछ मानदंड स्थापित करने होते हैं और उसे उनके व्यवहार में लाकर दिखाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्या है, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है ये हमें बतानी है। तो कौन से कथन सही होंगे आइए देख लेते हैं हम लोग। इसमें सीधे से दिख रहा है कि कथन आपका एक सही दिख रहा है, दूसरा तो सही दिख नहीं रहा है, यानी आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बस एक, आंसर ए बनेगा आपका, बस एक। अगला देखिए, क्या कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आधार किस प्रकार का होता है? अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आधार किस प्रकार का होता है? तो यह होता है उद्देश्य केंद्रित, आंसर ए बनेगा, उद्देश्य केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत कौन सा या कौन से हैं? बताइएगा कौन सा या कौन से हैं? तो यह जो है शिक्षा के उद्देश्य और कार्य, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य और कार्य, यानी आंसर बनेगा राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। देखिए क्या है, पहला, एक अध्यापक के नाते उसे छात्रों को कार्य करने की प्रति दृष्टि को निर्धारित करना चाहिए। दूसरा देखिए, कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए उसे स्वयं की भी सहायता करना चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताइए आप ही? इसमें दोनों सही है ना, क्योंकि अध्यापक जो है अध्यापक के नाते उसे छात्रों को कार्य करने के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करना चाहिए और वे स्वयं भी तो करना चाहिए उसे। तो आंसर बनेगा ए और बी दोनों, एक और दो दोनों, यानी करेक्ट आंसर इसका। तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप कैसा है? बताइए कैसा है? व्यापक है, आंसर बनेगा बी, व्यापक। विद्यालय परिवेश तथा छात्र उपलब्धियों के बीच कैसा संबंध होता है? यह संबंध होता है सह संबंध, आंसर ये बनेगा, सह संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के बुद्धिमत्तापूर्ण समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को प्रगतिशील सोच का होना चाहिए, खुली मानसिकता होनी चाहिए, यानी ए और बी दोनों, आंसर सी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ाए गए पाठों के अध्ययन अभ्यास के लिए बच्चों को क्या कराया जाना चाहिए? बच्चों को क्या कराया जाना चाहिए? तो बच्चों को पुनः अभ्यास, वाद विवाद, मौखिक अभ्यास, यानी ये सभी कराए जाने चाहिए, आंसर डी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि अध्यापन कार्य में युक्तियां अपनानी चाहिए। कौन सी युक्तियां अपनानी चाहिए? तो यह युक्तियां जो है मापदंड स्थापित करनी चाहिए, आंसर ए बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्रयत्नशील होनी चाहिए, आंसर बी बनेगा, प्रयत्नशील।
निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। पहला कथन क्या है, देखिए, बाधा और कठिनाई का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होगी। ये तो बात बिल्कुल सही बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए इसमें पॉइंट क्या बोला है कि सीखने की तीसरी सोपान के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की रुकावट, कठिनाई या बाधा सामने आ जाती है। तो आंसर क्या बनेगी आपकी? आंसर जो बनेगी एक और बी दोनों होगी, है ना। करेक्ट आंसर क्या बनेगी? दोनों इसमें करेक्ट है, एक और दो दोनों, यानी आंसर आपका सी आएगा। देखते हैं सी में है, हाँ बिल्कुल सही है, सी एक और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। देखिए क्या है कथन, अभिप्रेरणाएं और मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुति चाहती है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा और मूलभूत की संतुति की मांग जब जो है अत्यधिक बढ़ जाती है तो प्राणी को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बात तो ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आ रहा है हमारा। तो आंसर क्या बनेगा? इसका भी ऑप्शन सी आएगा, एक और दो दोनों। अगला देखिए, अनुशासनहीनता पर किस छात्र को अधिकतम क्या दंड दिया जाना चाहिए? क्या दिया जाना चाहिए बताइए। तो देखिएगा आप, यह जो है छात्र को विद्यालय से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए, और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर मतलब अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः विद्यालय में ले लेना चाहिए, यानी आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं, किसको मानिएगा? तो आप जो है शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव मानिएगा, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, न्यायालय ने कक्षा में छात्रों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं? देखिए इसमें विरोधाभास है, इसमें अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी, और न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर छात्रों को बिगाड़ने का काम किया है। न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका डी बनेगा ना, न्यायालय का ही फैसला सबसे ऊपर है, तो आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, आपकी किसी गलती पर यदि आपको प्रधानाध्यापक द्वारा डांटा या फटकारा जाता है तो इस पर क्या आपकी राय होगी? बताइए आपकी राय क्या होगी इस पे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, जो भी आपकी राय। इसमें पहला ऑप्शन है, आप जो है प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार पर दुखी होंगे, किंतु अपनी गरिमा को बचाने के लिए उसकी गरिमा को नहीं गिराएंगे, है ना। तो आंसर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कौन सा छात्र जो है अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है? कौन करता है बताइए। तो जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा, आंसर सी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दिन यदि आपकी कक्षा के छात्र आपसे कहें कि उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे? तब आप उस समय क्या करेंगे बताइएगा। तो उस समय उनकी बात मानकर नहीं पढ़ाएंगे, पर उन्हें साथ लेकर कई सृजनात्मक कार्य करेंगे, आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आकांक्षा रहती है यदि क्या हो, यदि छात्रों की संख्या निश्चित मानदंड से बहुत अधिक हो। दूसरा क्या है, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए। तीसरा है, छात्रों की आयु में बहुत विषमता हो, यानी आंसर राइट आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी होंगे। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा प्राधिकारिकता का प्रमुख कारण क्या है? आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना और कुसंयोजन, यानी उपयुक्त सभी, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, विद्यालय अनुशासन में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? किसे दी जाती है प्राथमिकता? तो सामाजिक नियमों के सहर्ष परिपालन, आंसर सी बनेगा। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, क्या है मौलिक दर्शन बताइएगा इसका? तो स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श, आंसर आपका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो जिस कक्षा के छात्र अनुशासनहीन हो उसके बारे में आप क्या उपाय करना चाहिए? वो क्या उपाय करना चाहेंगे? तो उसके लिए उपाय करना चाहेंगे
कि इस बात पर भी विचार करेंगे कि मेरी मतलब शिक्षक की पढ़ाने की शैली में कोई त्रुटि है, यदि है तो उसे दूर करेंगे। आंसर आपकी करेक्ट आंसर बी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों में स्वशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो वह है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है? कौन है? तो वह है कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि। आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में यदि छात्र शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करिएगा? आप पाठ अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे, है ना। आंसर सी बनेगा आपका। अगला देखिए, अनुशासन का अर्थ है, अनुशासन का क्या अर्थ है? तो अनुशासन का अर्थ है नियमानुसार कार्य को करना। आंसर डी बनेगा। एक प्रभुत्ववादी शिक्षक की कक्षा का अनुशासन होगा, कैसा होगा? तो वह होगा उनकी उपस्थिति में नियंत्रण होगा। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो छात्र प्रेरणाएं। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, कौन सी कसौटी है? तो आंसर बनेगा बी, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। आंसर करेक्ट बी बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल क्या रहा है, भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप डैश हैं, इस कथन से आप क्या अनिश्चित हैं? आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन जो है कुंज और डोनेल का है। आंसर ए बनेगा, कुंज और डोनेल का है। देखिए, नेतृत्व संबंधी सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई किसने दिया है? कौन दिए हैं? तो यह दिए हैं डगलस मैकग्रेगर। आंसर डगलस मैकग्रेगर। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, वर्ष 1960 से पहले नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित था? कौन है सबसे ज्यादा प्रचलित? तो वह है नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत किन आयामों पर आधारित है? यह आधारित है इनिशिएटिव, स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन। आंसर आपका सी बनेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह कौन किए थे? वह किए थे टेलर। आंसर बी बनेगा, टेलर। किसने सिद्धांत में कहा है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता व्यवहार तथा उस परिस्थिति में जिसमें नेतृत्व का प्रयोग किया गया है के बीच आंतरिक अंतरक्रिया का परिणाम है? तो आंसर क्या बनेगी इसकी? आंसर बनेगी नेतृत्व के प्रासंगिकता का सिद्धांत। आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखिए, नेतृत्व का स्थिति परक सिद्धांत किस विद्वान की देन है? किन की देन है ये? तो यह देन है हर्षे तथा ब्लैंचर्ड। आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। आंसर डी बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉलपिन के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व लक्षण है घनिष्ठता, अस्थायित्व और भूमिका निर्वाह, यानी आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी। अब देखें, हर्षे तथा ब्लैंचर्ड की स्थिति परक नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार मध्यम विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की शैली प्रयुक्त की जाती है? तो यह जो है उच्च कार्य और निम्न संबंधी शैली। आंसर ए बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व की प्रचार प्रभावकारी और 4 अप्रभावकारी शैली का वर्णन किसने किया है? तो वह कौन किए हैं? वह किए हैं रैडिन और हर्षे ने किए हैं, रैडिन और हर्षे। आंसर डी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, इसे एक बार जरूर से जरूर आप देख के जाइएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो। देखिए, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है इसका सस्वेता। आंसर सी बनेगा, सस्वेता। शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा है, मुख्य बाधा क्या है बताइए? शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा क्या है?
मुख्य बाधा है राजनीतिक दबाव, वित्तीय समस्या, अशिक्षित व्यक्तियों का प्रबंध। आंसर राइट आंसर डी उपयुक्त सभी होगा। अगला देखिए, नेतृत्व के किस सिद्धांत में यह कहा गया है कि नेता अपने अवर अधिकारियों के कार्य लक्ष्यों, अपने व्यक्तिगत और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग का प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? तो किस प्रकार प्रभावित करेंगे? यह प्रभावित करेंगे आपको मार्ग लक्ष्य सिद्धांत। आंसर राइट आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में नेतृत्व संबंधी सही पदानुक्रम क्या है? बताइएगा सही पदानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या छात्र होंगे, उसके बाद ना अध्यापक गण होंगे, छात्र तब अध्यापक गण, उसके बाद पर्यवेक्षक, तब न प्रधानाचार्य। तो यानी आंसर कौन बनना है? 4 से स्टार्ट होने वाला तो बस एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कि शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है, कैसा है इसका कार्य क्षेत्र? तो नीति निर्धारण करना, विद्यालय कार्यों में समन्वय करना है और शैक्षिक साधनों का उपयोग करना, यानी उपयुक्त सभी होगा। आंसर डी। अगला देखिए, अध्यापक के अनुदेशात्मक नेतृत्व में क्या शामिल नहीं है? क्या नहीं है शामिल? तो अब देखिए, विद्यालय परिक्षेप्य में मानवीय एवं द्रव्यात्मक साधनों का अधिकतम उपयोग शामिल नहीं है। आंसर डी बनेगा। अगला है कि शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्रम में शामिल है कार्यों के लिए उद्देश्यों को सुनिश्चित करना, नीति निर्धारण करना या प्रभाव संचालन का मूल्यांकन करना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ये सभी, आंसर सभी होंगे डी ऑप्शन। नेतृत्व का जीवन चक्र मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? कौन प्रस्तुत किए हैं बताइए? यह प्रस्तुत किए हैं हर्शे व कैनेथ बैलेंचर्ड। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, नेतृत्व प्रभाविता का आकस्मिक मॉडल फील्डर ने कब प्रस्तुत किया है? कब प्रस्तुत किए हैं? तो वर्ष 1967 में। आंसर बी बनेगा 1967। उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता है, क्या है उसकी विशेषता? उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी संस्थागत नियोजन का बोध होना, प्रभावशील व्यक्ति होना, मानवीय संपर्क में दक्ष होना। तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि संस्थागत कुशल प्रशासन होना, विकास कार्यों में निरंतर होना, प्रभावी विद्यालय संगठन होना। तो आंसर राइट आंसर डी उपयुक्त सभी होगा। अगला देखिए, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की या शिक्षक का डैश है, क्या है? उत्तरदायित्व है। आंसर राइट आंसर बी होगा। वैसे हम लोग ने ये दूसरा सेक्शन भी खत्म किया जो छात्र संबंधी मुद्दे थे। अब जो तीसरा जो सेक्शन आ रहा है वो पता है क्या चीज से संबंधित है? वह जो है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से है। इसमें लगभग आपको पता है कितने क्वेश्चन मिलेंगे? लगभग 107 क्वेश्चन मिलेंगे इस थर्ड शिफ्ट में। तो आइए इसे भी हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। तो देखिए, इसमें है शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है, नियोजन, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है बताइए? तो यह दिया गया है हफ तथा डंकन के द्वारा। आंसर सी बनेगा, हफ तथा डंकन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, कौन सत्य नहीं है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। बिल्कुल बात गलत है, यानी आंसर आपका करेक्ट आंसर यही मिल रहा है, ए। अगला देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संबंधित नहीं है? उनसे कौन संबंधित नहीं है? तो आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका पाठ्यक्रम को रटना। आंसर राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए कि किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है? कौन दिए हैं ये? तो आंसर बताइए इसका। यह दी है BF एस्निकर। आंसर ए बनेगा BF एस्निकर। शिक्षण के क्षेत्र में 6E एवं 1S शिक्षण रणनीति में कौन शामिल है? कौन सम्मिलित है बताइए? तो यह संलग्न अन्वेषण, मूल्यांकन, ये सभी शामिल है। आंसर डी बन जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सीखने के लिए सामाजिक संदर्भ के संबंध में
विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? कौन है? सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक सामूहिक शिक्षण, एक से अधिक अधिगम, यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या नहीं है सम्मिलित? तो सामाजिक अंतःक्रिया सम्मिलित नहीं है। आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? कौन है सम्मिलित? तो अब देखिएगा ना कि पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, यानी आंसर राइट आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बोल क्या रहा है कि डाल्टन शिक्षण विधि के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन नहीं है? तो अध्यापक जो है वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या का उत्पन्न करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यानी आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला है कि मैजिक लैंटर्न किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? मैजिक लैंटर्न जो है किस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? यह जो है दृश्य सहायक सामग्री से है। आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आंसर सी बनेगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर डी बनेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? कौन है? तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यानी उपयुक्त सभी। आंसर डी बनेगा। शिक्षा की किंडरगार्टन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन कौन किए हैं? कौन किए हैं? फ्रेबेल ने किए हैं। कौन किए हैं? फ्रेबेल। आंसर सी बनेगा, फ्रेबेल। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप डैश करेंगे, आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आंसर सी बनेगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है, क्या है उचित? तो वह है प्रश्न पूछना। आंसर डी बनेगा, प्रश्न पूछना। अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या जानकारी है? तो वो है बाल मनोवैज्ञानिक की होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की होनी चाहिए, यानी आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, क्या है शिक्षक की भूमिका? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। आंसर ए बनेगा, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता। कक्षा में विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? उनकी प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। आंसर ए बनेगा। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन है? वह है विषय वस्तु में प्रवीणता। आंसर ए बनेगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और समन्वयीकृत करने की अवसर दिए जाते हैं, यानी आंसर का करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? किसका नहीं करेंगे? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना।
आंसर सी बनेगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता। आंसर ए बनेगा। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथन में कौन सा नहीं है, ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो अब देखिएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। आंसर, राइट आंसर आपका बी बनेगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में जो है अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन हो सकता है? तो अध्यापकों द्वारा बच्चों की सस्यता को बढ़ावा व सहायता देना। आंसर, राइट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? तो अपने बच्चों के समान। आंसर बी बनेगा, अपने बच्चों के समान। आजकल समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तनों का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है। उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण होगा। कैसा दृष्टिकोण होगा आपका? आशावादी। कैसा होगा? आशावादी। आंसर ये बनेगा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होगा? तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को लाभ होगा, शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है। आंसर सी बनेगा। किंडरगार्टन प्रणाली संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षण विधि की तकनीक से। शिक्षण विधि के तकनीक से संबंधित है। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि छात्र प्रबंधन मुख्यतः कितने क्षेत्रों से संबंधित है? कितने क्षेत्रों से संबंधित है? 4 क्षेत्रों से। आंसर सी बनेगा, 4 क्षेत्र। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित है तो उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बताइए क्या होगी? तो उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाएंगे। आंसर आपका डी बनेगा। एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? क्या है आवश्यक? तो उसका विषय पर अधिकार। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि प्रायः कहा जाता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है। इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों की इसकी जानकारी दूंगा। मैं जो है स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा। आंसर सी करेक्ट बनेगा। अपने स्कूल के छात्रों को अनुशासित रहने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या कर देंगे? तो आप जो है अनुशासित छात्रों को पुरस्कारित करेंगे, उसको जो है सबके सामने डांटेंगे, अनुशासन पर लेख लिखने को देंगे। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक को शिक्षण कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए स्कूल में होने वाले गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। आंसर आपका करेक्ट आंसर बी बनेगा। परीक्षाएं निकट आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए स्कूल में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करे। आंसर को ए बनेगा यहाँ पे। शिक्षक को अपने पाठ को छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए पाठ्य की तैयारी ठीक तरीके से करनी चाहिए। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी। प्रभावशाली शिक्षण में होते हैं, क्या होते हैं? शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। आंसर ए बनेगा। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि क्या बताता है? बताता यह है कि छात्रों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। दूसरी क्या है कि शिक्षक को बालक में सिखाने की रुचि पैदा करनी चाहिए, यानी एक और सी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट है कि छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए
क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय शिक्षक करता है। यह शिक्षक के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है चयन का सिद्धांत। आंसर सी बनेगा। सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? तो मुद्रित सामग्री कम तथा दृश्य श्रव्य सामग्री की अधिकतम होनी चाहिए। आंसर करेक्ट बी बनेगा। छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे ना। आंसर डी बनेगा राइट आंसर। पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरण कौन सी है? वह उदाहरण है पाठ्य वस्तु से संबंधित हो जो उदाहरण दे रहे हैं, तो आंसर सी बनेगा। भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप क्या कहेंगे? कैसे सहमत होंगे आप? तो आंशिक रूप से सहमत है। आंसर ए बनेगा। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्नलिखित में से क्या उपागम अपनाते हैं? कौन से उपागम अपनाते हैं? तो किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षकों के द्वारा। आंसर ए बनेगा, शिक्षकों के द्वारा। यदि आपके तथा किसी अन्य अध्यापक के मध्य किसी कारणवश कोई वैचारिक मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या करिएगा? आप जो है आपस में मिलजुल कर उनका जो है कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। आंसर आपका डी बन जाएगा यहाँ पे। आपके प्रिय मित्र का बच्चा अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा है जिसमें वह कुछ कमजोर है। निरीक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करिएगा? उसका मदद करिएगा, तो उसके हाल पर छोड़ देंगे। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा, ना कि उसका मदद करेंगे। अगला देखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन की सफलता के लिए किस पर निर्भर है? सफलता किस पर निर्भर है? तो यह निर्भर है केंद्र व राज्य दोनों सरकारों पर। आंसर सी बनेगा। जनजाति के बच्चे को शिक्षा देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वे सभी हमारे देश के क्या है? नागरिक हैं। आंसर ऑप्शन डी बनेगा आपका। स्कूल में समय चक्र क्यों आवश्यक है? समय चक्र? तो स्कूल के समय का उपयुक्त विभाजन संभव है, इसलिए आंसर सी बनेगा। छात्र प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? किसका रखना आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नता की, निर्धारित उद्देश्य का, छात्रों की आवश्यकता, यानी आंसर राइट आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से क्या छात्र प्रबंधन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है सम्मिलित? अत्याधुनिक प्रबंधन। आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा, अत्याधुनिक प्रबंध। विद्यालय की कक्षा में टेलीविजन पर शिक्षण की साप्ताहिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके छात्र घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को विद्यालय में टेलीविज़न पर कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करनी चाहिए ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को उससे अभिभावकों को शिक्षण के साप्ताहिक टेलीविज़न कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री ले, इसका मार्गदर्शन करेंगे। आंसर ए बनेगा आपका। सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित या मौखिक संप्रेषण से भी अधिक कारगर होता है? आंसर बताइए क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा जब क्रिया के प्रदर्शन आवश्यक हो, जब वातावरण में बहुत शोर हो, जब संदेशदाता एवं संदेशाग्रह दोनों के बीच की दूरी इतनी हो कि दोनों एक दूसरे की बात को सुन न सकते हो। तो आंसर करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध
संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? कौन है? वह है संवेगात्मक अवरोध। आंसर ए बनेगा, संवेगात्मक अवरोध है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, वह क्या है? वह है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति होना। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा। यदि कोई शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है? किस बात की संभावना है? कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या में वृद्धि, कक्षा में छात्रों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, पुस्तकें जो है संप्रेषण के प्रभावशाली स्रोत है हो सकते हैं यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो। तो आंसर करेक्ट सी बनेगा। आंसर कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तभी प्रभावशाली माना जाएगा जब यदि वह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे। आंसर ए बनेगा। कक्षा में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक शिक्षक को अपने सहकर्मी से विचार विमर्श करके रहना चाहिए। आंसर आपका करेक्ट आंसर सी बनेगा। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को क्या किया है? क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया है। आंसर सी बनेगा। कुछ विषयों का टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण उच्च कोटि का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टेलीविजन द्वारा दृश्य, अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं। उनका प्रबंध विद्यालय में कर पाना प्रायः संभव नहीं होता है। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका। निम्नलिखित में कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? कौन है मौखिक संचार का उदाहरण? सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। आंसर ए बनेगा राइट आंसर। छोटे समूह में संचार बड़े समूह में संचार से किस प्रकार अलग होता है? तो यह जो अलग होता है, छोटे समूह उसमें भाग लेने वाले को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी करने का अवसर प्रदान करता है। तो आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए किया जाता है। आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा। कोई भी शिक्षक प्रभावी संप्रेषण तभी बन सकता है जब वह पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहता है। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा। भाषण योजना में इसके निम्न पदों को किस क्रम में प्रयोग करना चाहिए? कौन से क्रम में प्रयोग करना चाहिए? तो तैयारी, समाजीकरण, तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका। श्याम पट पर लिखते समय शिक्षकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? स्पष्ट दृष्टिगोचर का। आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? लाभ है? इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। आंसर करेक्ट राइट आंसर बी बनेगा। प्रायः अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए। आंसर करेक्ट ए बनेगा। मातृभाषा के माध्यम द्वारा सिखाने का क्या लाभ नहीं है? तो अर्ध निरूपण की योग्यता का विकास। आंसर करेक्ट डी बनेगा। कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली क्या है? इसकी उत्तम प्रणाली है शीर्षकार संप्रेषण। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए,
ट्यूटोरियल कक्षाएं लेते समय निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली अधिकाधिक लाभदायक सिद्ध होगी? कौन सी है? तो यह प्रणाली जो है, बताइए कौन सी है? आयताकार है। आंसर ए बनेगा आयताकार। विश्वविद्यालय प्रबंध समिति तथा विद्यालय के शिक्षक समूहों के मध्य जिन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उन्हें किस प्रभावी संप्रेषण प्रणाली से निर्देशित किया जा सकता है? तो उसे जो है भीड़, आंसर बनेगा ये, भीड़ से निर्देशित किया जा सकता है। शाब्दिक संप्रेषण का संबंध होता है, किससे होता है? संवाद एवं परस्पर वार्ता से होता है। आंसर ए बनेगा। छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग करते समय प्रयोग आपके विचार से उनके डैश हैं। छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से उनके डैश हैं, आपके विचार से उनके अच्छे शिक्षण का साधन है। आंसर सी बनेगा। वन्य जीव पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी है? तो वह जो है भ्रमण है। आंसर ए बनेगा भ्रमण। अगला देखिए कि शिक्षक चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? सबसे मुख्य मापदंड जो है संप्रेषण क्षमता है। आंसर बी बनेगा। वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना हेतु सबसे अधिक उपयुक्त माध्यम कौन सी है? वह जो है दूरदर्शन है। आंसर ए बनेगा दूरदर्शन। तीव्र गति से जनसंचार माध्यमों ने एक शिक्षक के दायित्व को कर दिया है। क्या कर दिया है? तो अधिक और महत्वपूर्ण कर दिया है। आंसर बी बनेगा। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो क्या हो? धैर्यवान एवं व्यवहार कुशल हो। तो आंसर ए माना जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला देखिए, आपकी श्याम पट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र जो है बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बताइए क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? इस पर जो है आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्यामपट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना क्या है? उच्च शिक्षा प्रदान करना क्या है? तो भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थिति की मांग है। आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? किसको दिया जाना चाहिए? तो व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। क्या तरीका है? तो अत्यंताक्षरी का आयोजन होना, भाषण प्रतियोगिता के आयोजन होना और परिचर्चाओं का आयोजन होना, यानी उपयुक्त सभी। आंसर डी बनेगा। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि शिक्षण प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को छात्रों के निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए? आंसर क्या बनेगी? पूर्णतः सहमत है। आंसर डी बनेगा। पूरी तरह से सहमत है। अगला देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो पाठ्यक्रम में नहीं होता है। आंसर बी बनेगा आपका। कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है, यह तब तक माना जाना चाहिए जब क्या हो? जब सब छात्र जो है पूर्ण निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले। आंसर करेक्ट सी बनेगा आपका। कक्षा शिक्षण का मुख्य प्रयोजन है छात्रों को नैतिक विकास करना, मानसिक विकास करना और मानसिक एवं शारीरिक विकास, यानी उपयुक्त सभी होगा। करेक्ट आंसर डी बनेगा। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? कौन सी परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? तो बाधक व्यक्तित्व के कारण हो जाता है। आंसर ए बनेगा आपका। प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जबकि संदेश की रूपरेखा श्रोतागणों को सम्मिलित करती है। आंसर करेक्ट बी बनेगा। अगला देखिए कि दूर शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन में आधुनिक संप्रेषण तकनीक का उपयोग
यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, क्या सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ताकि सीमित अंतर्व्यक्तित्व संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि हो। आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप किसे प्राथमिकता देंगे, बताइए किसे दीजिएगा प्राथमिकता, किसे दीजिएगा, संप्रेषण के माध्यम का चुनाव। आंसर करेक्ट आंसर ए बनेगा। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत होती है जब विषय वस्तु जो सोधारण स्पष्ट की गई हो। आंसर करेक्ट राइट आंसर बी बनेगा। एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है जब यदि उसमें संचारण बहुत स्पष्ट हो। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा। एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह कुछ पढ़ा रहा हो, उसका अर्थ अभ्यर्थी को समझने में सहायता करता है। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता है, किसका नहीं करता है, तो वह आकर्षण व्यक्तित्व का नहीं करता है। आंसर डी बनेगा आपका। सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषण के अभिलक्षण क्या है, कैसे होते हैं, तो एक जैसे ही होते हैं। आंसर ए बनेगा आपका। कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए प्रजातांत्रिक। आंसर ए बनेगा। कक्षा में अभ्यर्थियों तथा शिक्षकों के बीच संप्रेषण होता है अंतःक्रिया हेतु। आंसर डी बनेगा अंतःक्रिया हेतु। अभ्यर्थी में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे उनमें डैश होगा, उनमें क्या होगा, इससे उनमें क्या होगा कि उनमें जो है विचार भी व्यक्ति की दक्षता की विकास होगी। आंसर करेक्ट बी बनेगा। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जा सके। आंसर करेक्ट ए बनेगा आपका। देखिए अगला क्या है कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करिएगा, बताइए किस पे करिएगा, तो संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट पर करिएगा ना। तो आंसर करेक्ट आंसर सी बना। वैसे हम लोग ने ये तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट किया टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब देखिएगा जो चौथा हमारा ये है वो क्या है, तो चौथा जो आप देखिएगा ना तो यह है पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियां से भी लगभग आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे वो भी हम लोग देखते हैं कि 100 मिलती है या फिर 200 या फिर 100 से कम ही मिलते हैं। चलिए इसे भी हम लोग करते हैं। टोटल आपको 6 अध्याय मिलेंगे इसमें, ठीक है, ये चौथा है, अभी 2 और है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं, किस पे होते हैं बताइए, सिलेबस पे। आंसर सी बनेगा सिलेबस पे। पाठ्यक्रम को मानव जाति के लिए संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है, किनका है यह जो है फ्रोबेल का है। किनका है, फ्रोबेल। आंसर सी बनेगा फ्रोबेल। निम्नलिखित में कौन सा एक पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है, कौन नहीं है, तो भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम। आंसर सी बनेगा। पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्य में समरूपता एवं एकरूपता आती है, किसमें आता है, तो यह शिक्षक में। आंसर सी बनेगा शिक्षक। पुस्तकालय संबंधी गतिविधियां किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, यह संबंधित है पाठ्यक्रम संबंधी से। आंसर ये बनेगा पाठ्यक्रम संबंधी। निम्नलिखित में कौन एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, कौन नहीं है, तो यह नहीं है किंग कर्तव्य मूढ़ का विकास, किंग कर्तव्य मूढ़ का विकास। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा। पैनल डिस्कशन में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है, तो शिक्षक विद्यार्थी दोनों को। आंसर सी बनेगा। पैनल डिस्कशन के समय निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है, किसका विकास नहीं होता है, अनुशासन का विकास नहीं होता है। आंसर डी बनेगा। डीवी महोदय ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया था, किस पे विशेष बल दिए हैं, यह दिए आवश्यकता के सिद्धांत पर। आंसर सी बनेगा। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए बताइए,
यह जो नहीं होता है वो सुबद्धता के सिद्धांत पे। आंसर करेक्ट बी बनेगा। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। समुदाय केंद्रीयता सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम को सामुदायिक जीवन के से संबंधित होना चाहिए। आंसर करेक्ट ए होगा। परिस्थितिकी के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस सिद्धांत का घोतक है, बताइए किस सिद्धांत का है, यह जो है लचीलापन का सिद्धांत। आंसर सी बनेगा, लचीलापन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है, कौन बनाता है व्यापक, विविधता का सिद्धांत। आंसर करेक्ट डी बनेगा, विविधता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन है, तो ये उपयुक्त सभी है। एकता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। करेक्ट आंसर डी बनेगा। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है, कैसा स्वरूप होता है, निर्देशात्मक। आंसर करेक्ट सी बनेगा। केंद्रीय या कोर पाठ्यक्रम प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है, किस देश में अधिक प्रचलित है, अमेरिका में। आंसर सी बनेगा, अमेरिका में। सहपाठ्य कार्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में कार्य करती है, किस रूप में कार्य करती है, पूरक रूप से। करेक्ट आंसर सी बनेगा, पूरक। आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है, क्या किया गया है अनिवार्य, तो यह किया गया पाठ्योत्तर गतिविधि। करेक्ट आंसर ये बनेगा। सहपाठ्य कार्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों है, तो यह सभी छात्रों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से क्या सहपाठ्यक्रम कार्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है, ये उपयुक्त सभी है। निबंध लेखन, लेखन प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम। आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा आपका। क्षेत्र के आधार पर सहपाठ्य कार्यक्रम गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में से क्या इंडोर सहपाठ्य कार्यक्रम का भाग नहीं है, कौन नहीं बताइए, तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, सामूहिक परेड एवं योग। आंसर सी बनेगा। छात्रों को संप्रेषण में कुशल बनाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, तो ग्रुप डिस्कशन। करेक्ट आंसर बनेगा ग्रुप डिस्कशन। पौधारोपण किस प्रकार की गतिविधि है, किस प्रकार की गतिविधि है, इंडोर आउटडोर। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा, ए और बी दोनों। खेलों के माध्यम से छात्रों में डैश का विकास किया जाता है, किसका विकास किया जाता है, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का। आंसर डी बनेगा, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से क्या खेलने के महत्व के अंतर्गत नहीं जाता है, नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है बताइए, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, छात्रों में असमायोजन की प्रवृत्ति अधिक होती है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्रता से होता है, तो यह होता है संगीत एवं नृत्य से। आंसर बी बनेगा। टेलीविजन पर प्रसारित किन कार्यक्रम से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, किन से होते हैं, तो रियलिटी शो से। आंसर डी बनेगा। कला को मानसिक विकास का भी, मानसिक का डैश माना जाता है, मानसिक विकास का डैश माना जाता है, तो उसे मानते हैं परिमाण, परिमाप मानते हैं। आंसर क्या होगा, परिमाप। करेक्ट आंसर सी बनेगा। व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है, भ्रमण को माना जाता है। आंसर सी बनेगा। पिकनिक पर जाना किस प्रकार का भ्रमण माना जाता है, यह माना जाता है मनोरंजक पूर्ण भ्रमण। आंसर डी बनेगा, मनोरंजन पूर्ण भ्रमण। बच्चों का रचनात्मक विकास होता है भ्रमण करने से होता है। आंसर ही बनेगा। निम्नलिखित में कौन एक सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता बताइए, तो आंसर बनेगा आपका लिपिक कार्य। करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है, तो कौन करता है बताइए,
आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर डी, बहस एवं वाद विवाद। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है? तो यह होता है सहपाठ्य कार्यक्रम से। आंसर सी बनेगा। छात्रों में अभिव्यक्ति दक्षता, अभिव्यक्ति क्षमता किसके सुदृढ़ होती है? किससे सुदृढ़ होती है? तो यह होती है बहस से। आंसर ए बनेगा, बहस। निम्नलिखित में कौन सा एक सहपाठ्य कार्यक्रम गतिविधियों की भूमिका में शामिल नहीं है? कौन नहीं है शामिल, बताइए। भ्रमण को हतोत्साहित करना। आंसर डी बनेगा, भ्रमण को हतोत्साहित करना। निम्नलिखित में कौन एक सहपाठ्य कार्यक्रम गतिविधि नहीं है? कौन नहीं है, बताइए। तो यह है कक्षा में अध्ययन। आंसर ए बनेगा। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावन रखने में कौन सहायक होता है? कौन होता है? तो सहपाठ्य कार्यक्रम। आंसर बी बनेगा। अगला क्या है कि स्वाभाविक तौर पर छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुशासित एवं शांति प्रिय। आंसर ए बनेगा। पाठ्यक्रम संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक को होना चाहिए, योजनाकार होना चाहिए। आंसर सी बनेगा, योजनाकार। छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रोत्साहित करने से। आंसर ए बनेगा, प्रोत्साहित करने से। एक अच्छे योजक के रूप में शिक्षक अपने डैश का निर्वहन करते हैं। किसका निर्वहन करते हैं? दायित्वों का निर्वहन। आंसर सी बनेगा, दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी होती है महत्वपूर्ण? शिक्षक की। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। तो वैसे हम लोग ने ये चौथा जो सेक्शन था ये भी हम लोग ने कंप्लीट करा। अब आते हैं पांचवें सेक्शन। तो ये पांचवा सेक्शन पता है क्या चीज का है? पांचवा सेक्शन जो आपको बता दे, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन जैसे प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं गैर शिक्षण कार्य कर्मचारी, ये सब पे है ये क्वेश्चन। लगभग इसमें भी आपको 60+ MCQ मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, विद्यालयों में कार्मिक प्रशासन विभाग किसके अंतर्गत आता है? यह आता है मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। आंसर ए बनेगा। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से कौशल बढ़ाने की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? यह होती है मानव संसाधन विभाग की। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रमिक प्रबंधन का उद्देश्य है? कौन है, बताइए। आंसर बनेगा क्रमिक प्रबंधन के उत्तम एवं प्रभावी उपयोग के लिए, कर्मचारियों के पूर्ण विकास एवं संतुष्टि के लिए, कार्मिक प्रबंध संबंधी उपयोग योजनाओं के लिए, उपयुक्त सभी। आंसर करेक्ट आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी। शैक्षणिक विद्यालयों में क्रमिक प्रबंधन करते समय किसका ध्यान रखना आवश्यक होता है? किसका आवश्यक होता है? योग्यता, रुचि और दक्षता। आंसर डी बनेगा, सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रबंधन की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो वेतन भुगतान। आंसर डी बनेगा। किस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेते समय उनके प्रतिनिधियों को सम्मानित करना आवश्यक होता है? सहभागिता का सिद्धांत। आंसर ए बनेगा, सहभागिता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत निर्भर करता है, किस पर करता है? तो व्यक्ति विशेष की संतुष्टि पर। आंसर सी बनेगा। किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य पहलू क्या है? इसका मुख्य पहलू है संचार। आंसर ए बनेगा, क्या है? संचार। किस सिद्धांत के अंतर्गत विद्यालय में कर्मचारियों के चयन के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि कर्मचारी पूरे मन से कार्य करे, इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। यह सिद्धांत में कहा गया है। यह किस सिद्धांत में कहा गया है? यह कहा गया है उचित पुरस्कार का सिद्धांत में। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, प्रधानाध्यापक में कौन सा गुण
जरूरी है। कौन सा गुण जरूरी है? तो वह गुण जो है इनमें कोई नहीं है। आंसर डी बनेगा। सफल प्रधानाध्यापक के गुण हैं। सफल प्रधानाध्यापक के गुण क्या है? अब देखिएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होनी चाहिए, सचित्र होनी चाहिए, चरित्र होनी चाहिए, सच्चा चरित्र होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, शिक्षण में रुचि और विषय विशेषज्ञ व कुशल और प्रशासनिकीय गुण होनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। आंसर करेक्ट डी बनेगा यहाँ पे। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है? इनका प्रशासनिक दायित्व है प्रबंध समिति से अच्छे संबंध स्थापित करना। आंसर करेक्ट ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होते हैं विद्यालय का नेता और समाज का नेता, यानी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर सी बनेगा। प्रधानाचार्य विद्यालय का किन गतिविधियों में भाग लेते हैं? कौन गतिविधि में भाग लेंगे? तो ये कक्षा निरीक्षण में, शैक्षणिक कार्य में, विशेषज्ञों के भाषण में आयोजन करने में, यानी उपयुक्त सभी। आंसर राइट आंसर डी बनेगा आपका। विद्यालय की प्रयोगशाला में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साज सज्जा। आंसर सी बनेगा, साज सज्जा। दंड अनुशासन स्थापना का साधन है, क्या है? नकारात्मक। आंसर सी बनेगा। अनुशासन का परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है, तो यह नहीं है, प्रजातांत्रिक। आंसर डी बनेगा। निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सही है? त्रुटि निकालने की प्रक्रिया। आंसर करेक्ट बी बनेगा। प्रधानाध्यापक का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है? सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। आंसर सी बनेगा। स्कूल अभियोजन किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए है उपयोगी? यह है अभिभावक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक। आंसर डी सभी के लिए। विद्यालय का हृदय क्या होता है? विद्यालय का हृदय बताइएगा, पुस्तकालय। आंसर ए बनेगा। प्रधानाध्यापक का कार्य क्या होता है? प्रधानाध्यापक का कार्य क्या होता है बताइए। तो इनका कार्य जो होती है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। आंसर डी बनेगा सभी। अगला देखिए, विद्यालय का प्रधानाध्यापक निम्नलिखित में से होता है, क्या होते हैं? तो फिल्म का हीरो होते हैं, फिल्म का नहीं होंगे। समाज के नेता होते हैं, विद्यालय का संचालक, यानी आंसर डी बनेगा। बी और सी दोनों। प्रधानाध्यापक के विषय में कौन कथन असत्य है, ये बताना है। असत्य देखिए क्या है इसमें, तो असत्य आप देखिएगा ना, प्रधानाध्यापक विद्यालय भवन का नेता होते हैं, बात तो सही है। घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है, बात सही है। प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता है, ये भी सही है। तो बस एक ही तो बच गया, ये करेक्ट आंसर यही बनेगा डी। कक्षा शिक्षण के प्रति जो है अनुत्तरदायी है, उत्तरदायी होते हैं, तो आंसर इसलिए डी होगा यहाँ पे। असत्य पूछा है। गर्मियों की छुट्टी के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा कौन करता है? कौन करते हैं? प्रधानाध्यापक जी करते हैं। आंसर बी बनेगा। विद्यालय में आवश्यक रजिस्टरों तथा फाइलों की व्यवस्था कौन करता है? वह करते हैं प्रधानाध्यापक। आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रधानाध्यापक का कार्य है, क्या इनका काम है? तो इनका है विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन करना, कक्षा परिशिक्षण, कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था करना, निर्देशन सेवाओं को संगठित करना, यानी सभी होगा, उपयुक्त सभी। डी राइट आंसर होगा। प्रधानाध्यापक को कितने कालांश तक शिक्षण कार्य करना चाहिए? कितना कालांश तक करना चाहिए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 12 से 15 कालांश तक। आंसर बी बनेगा। शिक्षकों को विभिन्न सेमिनारों, वर्कशॉपों आदि में भाग लेने के लिए कौन भेजता है? कौन भेजते हैं? प्रधानाध्यापक भेजते हैं। आंसर सी बनेगा, प्रधानाध्यापक। अध्यापक का या के मुख्य दायित्व क्या है? क्या है इनका मुख्य दायित्व? तो इनका है छात्रों को ज्ञानार्जन कराना एवं चरित्र का विकास करना। आंसर ए बनेगा। एक अध्यापक वस्तुतः सिखाता है, क्या सिखाता है बताइए? तो वह सिखाता है अध्यापन से सिखाता है। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा।
एक अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या होता है? इसका मूल कर्तव्य होता है विषयगत ज्ञान की हस्तांतरित करना। आंसर ए बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक होता है, अध्यापक होते हैं। आंसर बनेगा सी, आंतरिक तथा बाह्य मूल्य का सूचक। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर सी बनेगा। आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। आंसर राइट आंसर डी बनेगा। छात्र अध्यापक की प्रक्रियाओं में भागीदार होता है और उनके शिक्षण को जो है महीनों तथा वर्षों देखता है और सुनता है। इस कथन का तात्पर्य क्या है? इस कथन का मतलब क्या है? तो इस कथन का मतलब है, इस कथन का मतलब है सभी। देखिए क्या है, एक प्रभावशाली अध्यापक को छात्र जीवन भर याद रखते हैं। छात्र की व्यक्तित्व निष्ठा का परिवर्तन होता रहता है और अध्यापक की मूल्यांकन प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। छात्रों के द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन और अध्यापक प्रभावित के संबंध में कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कम आयु में छात्रों का संबंध सार्थक पाया गया, जबकि अल्प आयु वर्ग में के छात्रों पर संबंध कम प्राप्त हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। शिक्षक किसके द्वारा बालकों के समन्वित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षा के द्वारा। करेक्ट आंसर बी बनेगा, शिक्षा द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक शिक्षक का गुण है? कौन शिक्षक का गुण है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। मतलब बालकों के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, विभिन्न संस्कृतियों से परिचित, पूर्वग्रहों से रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के पूर्वग्रह से रहित होने पर होता है, क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होता है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। एक शिक्षक तभी प्रभावी माना जाएगा जब 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 क्या हो? अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ज्ञाता हो। करेक्ट आंसर सी बनेगा। एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए अच्छा वक्ता होना चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए, अच्छा नेतृत्व करता हो। आंसर डी बनेगा। अध्यापक का सदाचारी होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि सदाचारी होना आवश्यक है क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होते हैं। करेक्ट आंसर सी बनेगा। शिक्षा समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, निर्वाह करता है। तो सफल शिक्षक वह है, सफल शिक्षक कौन है? तो सफल शिक्षक वह है जिसका अभिव्यक्ति प्रभावीकारी है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। आपके विचार से उत्तम शिक्षक वह है, कौन सा उत्तम शिक्षक है? तो जिसका कथनी एवं करनी में समानता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है। आंसर सी बनेगा। शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने से सबसे अधिक लाभ है। क्या है सबसे अधिक लाभ? तो सबसे अधिक लाभ है उन्हें, इसे सर्वांगीण ज्ञान में वृद्धि होती है। आंसर बी बनेगा। आप ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहेंगे जहां आपको शांति प्राप्त हो। करेक्ट आंसर सी बनेगा। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि शुरू से ही आपकी रुचि पढ़ने में रही है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्या है आवश्यक? तो सबसे अधिक आवश्यक है वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। आंसर डी बनेगा।
विद्यार्थी उस अध्यापक का सम्मान करते हैं जो अच्छी तरह पढ़ाता है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, जो अच्छी तरह पढ़ाता है। छात्र उस अध्यापक को याद करते हैं जो समझाकर पढ़ाता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। वह अध्यापक खुशी रहता है जो अध्यापन का अध्यापन को क्या करता है, व्यवसाय मानता है। आंसर ए बनेगा। अध्यापक छात्र के माध्यम किस संबंध को अच्छा समझते हैं, पिता और पुत्र का। आंसर ए बनेगा। आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि पराये बच्चे को सुखी देखकर इस व्यवसाय में सुख मिलता है। आंसर राइट आंसर डी बनेगा। वह अध्यापक सफल माना जाता है। कौन माना जाता है सफल? जो अपने कार्य के प्रति निष्ठा के लिए याद किया जाता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अध्यापक के रूप में आप डैश हैं। अध्यापक के रूप में आप क्या हैं? तो अध्यापक के रूप में आप माता पिता व अध्यापक सम्मेलन के माध्यम से व विद्यालय में छात्र के निरीक्षण के द्वारा उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर राइट आंसर डी बनेगा। कक्षा अध्यापक के नेता के कल्याण के लिए क्या करिएगा उसके लिए? तो उसके लिए ये सभी कामें क्या हैं? तो देखिए, आप अपनी कक्षा के छात्रों के वस्तुओं का जो है समय समय पर निरीक्षण करेंगे और मॉनिटर की सहायता भी इस कार्य में लेंगे। उनकी कॉपी, उनकी पुस्तकों व बस्ते को आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उनका लंच बॉक्स देखेंगे व पोषक आहार लेने के लिए सलाह देंगे। यानी उपयुक्त सभी। आंसर करेक्ट डी बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन गैर शैक्षणिक कर्मचारी है? कौन है गैर शैक्षणिक कर्मचारी? तो आंसर बनेगा डी, ये सभी परामर्शदाता, लाइब्रेरियन और पर्यवेक्षक। आंसर राइट आंसर डी बनेगा। तो ऐसे हम लोगों ने 5 टॉपिक कर लिया टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब लास्ट जो है टॉपिक वो 6 नंबर क्या है? तो भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक अधिगम, वातावरण के आवश्यक तत्व। ये छठा टॉपिक जो है, देखते हैं इसमें भी कितनी क्वेश्चन है। लगभग इसमें भी 60 प्लस है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए? दोनों एक दूसरे के अलग हैं। आंसर ए बनेगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण का वास्तविक अर्थ होता है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? चारों ओर घेरना। आंसर करेक्ट आंसर सी बनेगा। कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को क्या कहते हैं? सामाजिक वंशानुक्रम। करेक्ट आंसर बी बनेगा। किसने वंशानुक्रम से अधिक पर्यावरण को महत्व दिया है? किसने दिया है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक दिया है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। पर्यावरण हर वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावी करती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है डगलस का है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, डगलस। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत कक्षा को कौन प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? खेल का मैदान। करेक्ट आंसर डी बनेगा, खेल का मैदान। अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है निरंतर शोर से। आंसर ए बनेगा, निरंतर शोर से। आधारभूत मान्यताओं को विकसित करने हेतु किसे उपयोगी बनाने में विश्वास करता है? तो किसको बनाने में? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी, वातावरण को। बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाला कौन सा औपचारिक साधन है? कौन है औपचारिक साधन? विद्यालय है। शिक्षा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में कौन एक अनौपचारिक साधन है? अनौपचारिक साधन जो है वह है चलचित्र। आंसर सी बनेगा, चलचित्र है यहाँ पे अनौपचारिक। बालक की अधिगम प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वह परिवार का। करेक्ट आंसर डी बनेगा, परिवार का पड़ता है। अगला देखिए कि समाज की कौन सी गतिविधि अधिगम को प्रभावित करती है? कौन सी है? तो यह है सभी, दहेज प्रथा, रीति रिवाज और मान्यताएं। आंसर डी बनेगा।
विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति कृत्रिम न लगकर कैसी है? ये सभी है स्वाभाविक। आंसर डी बनेगा स्वाभाविक। निम्नलिखित में कौन मानसिक विकास को प्रभावित करता है? कौन करता है? वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, ये सभी। आंसर डी बनेगा ये सभी। निम्नलिखित में किसे वातावरण कारक विकास का आकार नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? शारीरिक संरचना। आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अधिगमकर्ता के मार्ग पर अधिगमकर्ता मार्ग में समस्याएं उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तो सामाजिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तनाव मुक्त होनी चाहिए। आंसर ए बनेगा। शिक्षा संस्था की डैश एक प्राथमिक इकाई होती है। क्या होती है? कक्षा। करेक्ट आंसर सी बनेगा, कक्षा। कक्षा किसका एक लघु रूप माना जाता है? किसका माना जाता है लघु रूप? यह जो है समाज का। करेक्ट आंसर डी बनेगा, समाज का। निम्नलिखित में कौन एक छात्रों को सक्रिय रहने में सहायता करती है? कौन है? अभिप्रेरणा। आंसर सी बनेगा, अभिप्रेरणा। डैश शिक्षक छात्रों की आकांक्षाओं के स्तर को उन्नत करता है। कौन करता है? उच्च कक्षाओं में। आंसर ए बनेगा, उच्च कक्षाओं में। निम्नलिखित में किसकी भूमिका प्रबंधन से अधिक होती है? किसकी भूमिका प्रबंधन से अधिक होती है? शिक्षक की। करेक्ट आंसर बी। कक्षा प्रबंधन की लय से क्या आने लगती है? क्या आने लगता है? यह आता है नीरसता। आंसर सी बनेगा, नीरसता। कक्षा की आचार संहिता तथा कक्षा संस्कृति के अनुपालन में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है? किसका होता है महत्वपूर्ण भूमिका? शिक्षकों का। आंसर बनेगा बी, शिक्षकों का। कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण का सृजन होता है। आचार संहिता से होता है। आंसर बी बनेगा, आचार संहिता से। विद्यालय में कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। आंसर ए बनेगा, सजीव। छात्रों के डैश को प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरण देना चाहिए। व्यवहार। आंसर बनेगा बी, व्यवहार। छात्रों में ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? प्रोत्साहन से। आंसर बनेगा डी, प्रोत्साहन से। प्रभावशाली छात्रों पर उसका विशेष प्रभाव होता है। चुनौतियों का विशेष प्रभाव होता है। आंसर बी बनेगा। शिक्षक को कक्षा में किसका उपयोग करना चाहिए? किसका करना चाहिए उपयोग? सामूहिक अभिप्रेरणा का, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा का। आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों। कक्षा का निरंतर किन मुद्राओं से किया जाता है? कक्षा का निरंतरण किस मुद्राओं से किया जाता है? अंतःक्रिया एवं मुख मुद्राओं दोनों से। आंसर डी बनेगा। शिक्षक कक्षा में किसके द्वारा सामाजिक तथा भावनात्मक वातावरण उत्पन्न करता है? शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के द्वारा। आंसर ए बनेगा। शिक्षक शताब्दी तथा अशताब्दिक अंतः प्रक्रिया से किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करते हैं? किस प्रकार के करते हैं वातावरण उत्पन्न? समुचित वातावरण। आंसर सी बनेगा, समुचित। कक्षा का वातावरण सामान्यतः किससे नियंत्रण होता है? किससे होता है? शिक्षण के व्यवहार से। किसके? शिक्षण के व्यवहार से। आंसर डी बनेगा। कक्षा प्रबंधन से किसकी भागीदारी सबसे जरूरी है, अनिवार्य है? तो वह है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य। आंसर बी बनेगा। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। क्या है बौद्धिक प्रयोगशाला? पुस्तकालय है। आंसर सी बनेगा, बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय है। पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। आंसर करेक्ट डी बनेगा। निरीक्षण का प्रयोजन क्या होता है? निरीक्षण का प्रयोजन बताइए क्या होता है? शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनना, शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनना। आंसर सी बनेगा। अनुशासनहीनता के कारण क्या है? अनुशासनहीनता के कारण क्या है?
तो इसके कारण है ये सभी पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण, विद्यालय कारण। आंसर डी बनेगा। अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय क्या है? इसको दूर करने का उपाय बताइएगा। तो प्रतिकारी उपागम है, दंडात्मक उपकरण है, उपागम है और उदाहरणात्मक उपागम है। ये उपयुक्त सभी। आंसर डी बनेगा, उपयुक्त सभी। बालक में आत्मविश्वास, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? किससे होता है? वाद विवाद से। आंसर बी बनेगा, वाद विवाद। पाठ्य सहगामी क्रियाओं बालकों के विकास में योगदान देती है। कैसे योगदान देती है? तो उनका चरित्र विकास करके, उनके नागरिकों के गुण का विकास करके, नागरिकता के गुणों को विकास करके, उनके नैतिकता का विकास करके। उपयुक्त सभी। आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की सफलता के पीछे किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है? तय करना कठिन है कि किसका सबसे ज्यादा रहता है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। योग्यता मानदंड में रखता है, क्या रखता है? तो शिक्षक की सूझबूझ और मानसिक चिंतन। करेक्ट आंसर डी बनेगा। किस दृष्टि के अनुसार अनुशासन का क्षेत्र संकीर्ण है? परंपरागत। आंसर ये बनेगा, परंपरागत। समय सारणी के निर्माण में एक व्यवहारिक कठिनाई है, क्या है कठिनाई? शिक्षकों का अभाव है। करेक्ट आंसर ये बनेगा, शिक्षकों का अभाव। कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? कौन है? तो वह है पुस्तकालय। करेक्ट आंसर बी बनेगा, पुस्तकालय। शिक्षण की एक आधुनिक पद्धति क्या है? इसकी पद्धति क्या है? योजना पद्धति है। आंसर ये बनेगा, योजना पद्धति। किसे? इसकी क्या पद्धति है? तो इसकी बेसिक है, योजना नहीं। करेक्ट आंसर इसकी ऑप्शन नंबर बी बनेगी, बेसिक पद्धति है। शिक्षा की एक आधुनिक जो पद्धति है वो बेसिक पद्धति है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। किसे विद्यालय का हृदय तथा विद्यालय की आत्मा कहा जाता है? किसे कहेंगे? तो वह है पुस्तकालय। करेक्ट आंसर बी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसे आप तो याद ही रखिए और याद हो भी क्या होगा, मुझे लगता है जितना बार क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में कौन सी समाज सेवा क्रिया है? बताइए कौन सी है? तो यह है पौधारोपण। आंसर सी बनेगा, पौधारोपण। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या है? शिक्षक की क्या है? तो उत्तरदायित्व है। आंसर बी बनेगा, उत्तरदायित्व है। विद्यालयों में छात्रों का अनुशासन बढ़ाना है, प्राचार्य का कार्य है। किनका है? प्राचार्य का कार्य है। आंसर ए बनेगा। विद्यालय भवन निर्माण में कौन अपना योगदान देते हैं? कौन देते हैं? स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ। आंसर बी बनेगा। कौन देते हैं? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञ देते हैं इसमें। सामान्य कक्ष में कम से कम कितने छात्र पर्याप्त हैं? कितने छात्र कम से कम पर्याप्त हैं? 40। आंसर डी बनेगा, 40। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक छात्र को कितने वर्ग फीट स्थान चाहिए? कितना वर्ग फीट स्थान चाहिए? तो उसे कम से कम 8 से 10 फीट चाहिए। करेक्ट आंसर डी बनेगा। गृह विज्ञान विषय है, क्या है विषय? तो वह व्यवहारिक है। आंसर डी बनेगा। कक्षा का आकार मूल रूप से प्रचलित है, कक्षा का आकार मूल रूप से प्रचलित है अर्धवृत्ताकार। आंसर सी बनेगा, अर्धवृत्ताकार। कक्षा कक्ष की नाप किस पर निर्भर करती है? किस पर करती है? छात्रों की संख्या पर। आंसर सी बनेगा, छात्रों की संख्या पर। छात्रों को किस दिशा में ज्यादा प्रकाश आना चाहिए? कौन सी दिशा में सबसे ज्यादा प्रकाश आना चाहिए? बाईं दिशा में। आंसर करेक्ट बी बनेगा, बाईं दिशा में। कक्षा की दीवारों की पुताई किस रंग से की जानी चाहिए? हल्के रंग से की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर ये बनेगा, हल्के रंग से। कक्षा कक्ष में लगी खिड़कियों की ऊंचाई फर्श से कितनी फीट ऊपर होती है? कितनी फीट ऊपर होनी चाहिए? तो आंसर बनेगा बी, 4 फीट ऊपर होनी चाहिए। और श्यामपट्ट भी 4 फीट ऊंची होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है? तो कौन नहीं है? रेडियो नहीं है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। तो वैसे हम लोग ने टीचिंग एप्टीट्यूड को खत्म किया। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन जो रहेगी हम लोग की, वो सेशन कौन सी रहेगी? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है
सामान्य ज्ञान का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लगभग आपको बता दें 600 या फिर 600 प्लस ही क्वेश्चन रहने वाला है। 600 तो हमने कम ही बताया, 600 प्लस ही एमसीक्यू आपको मिलने वाली है, जो अति महत्वपूर्ण है बीएड आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत ही जल्दी ये भी आएगी आपकी सेशन, ठीक है। सारे सेशन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए।